2, 3 आप लोगों का चैप्टर 1 आई कैप के 3 चैप्टर हैं बेसिकली। आई कैप के जो 3 चैप्टर है ना वो इस बुक के अंदर एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर ये पहला चैप्टर, इसमें एटलीस्ट 8 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा आप लोगों का, 8 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज अबाउट टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। मैं आपको पास पेपर कुछ भेजता हूं जिसमें वो देखें कि उस सवाल को उसने टेस्ट कैसे किया हुआ है, मैं आपको इसमें बताता हूं। छह नंबर का क्वेश्चन आया मार्च 2023 के अंदर, फोकस करें भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन आई कैप ने पूछा है मार्च 2023 में, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। हाँ जी, मैं बोल जो रहा हूं। ऑल्सो सजेस्ट द अप्रोप्रिएट टैक्स मेजर्स टू प्रिवेंट दैट टैक्स इवेजन। ठीक है, उसने आपसे 2 एग्जांपल्स मांगी हैं और उसने बताया है कि टैक्स मेजर्स बताएं टू प्रिवेंट दैट टैक्स इवेजन। इसका मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर दूं फिर। मार्च 2023 जनवरी फिर स्प्रिंग आ गया ना, स्प्रिंग 2023 में क्वेश्चन नंबर 8 जी। अच्छा, और मजे की बात पता है क्या, इस पे एग्जामिनर, इसमें शायर पता क्या कहता है इस शेर के बारे में। एग्जामिनर कहता है कि जी सिर्फ इस क्वेश्चन में 24% बच्चे पास हुए हैं। इस क्वेश्चन में कितने बच्चे परसेंट पास हुए हैं? 24%। और एग्जामिनर शायर के कमेंट है, अपॉन रिव्यूइंग द एग्जांपल्स प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनीज इट बिकेम एविडेंट, कहता ये साबित हो गया that they lacked a comprehensive knowledge of clear differentiation between tax avoidance and tax evasion. Some examinees provided definition of tax avoidance and tax evasion that were not the requirement of the question. कहता डेफिनेशन बता दी है, डेफिनेशन तो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, इसलिए कहते रिक्वायरमेंट पढ़े। ये अब मैं आपको भेज रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। हाँ, भेज दिया आपने, गुड। मुझे नहीं मिला, आ गया। ये गर्ल्स वाले ग्रुप में भी मैंने भेज दिया। देखें जी, टैक्स अवॉइडेंस को क्या कहता है वो, मेक डोनेशंस टू एन अप्रूव्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू क्लेम अ टैक्स क्रेडिट। देखें ये टैक्स अवॉइडेंस कह रहा है। वही बात आ गई टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग को टैक्स अवॉइडेंस कहा जा सकता है कि आपने टैक्स क्रेडिट लेना था तो किसी आप जैसे ज़हीन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसे कहा डोनेशन कर दो, तुम्हें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। पार्टनरशिप फर्म मे बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल कंपनीज टू अवेल बेनिफिट इन टैक्स रेट ऑफ सच कंपनी। पार्टनरशिप फर्म जो है उसको छोटी कंपनीज के अंदर जो है स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में टैक्स बेनिफिट अवेल करने के लिए स्मॉल कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना या उसको बाइफरकेट कर देना तो उस पर टैक्स रेट कम लग सकता है।
Tax evasion, Mr. B earned an income of rupees 10 million. However, he only declared rupees 6 million, which is verifiable from banks. He has hidden the remaining amount in a separate bank account. एक अपनी तरफ से उसने एग्जाम्पल दी है, और मज़े की बात ये है कि आई कैप की जो अपनी बुक है उसी में ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो उसने सोल्यूशन में भी वही एग्जाम्पल उठा के दे दी। ठीक है, कि उसने कमाया 10 मिलियन है लेकिन शो कितना कराया 6 मिलियन, तो एक तरह से 4 मिलियन उसने इनकम ही शो नहीं कराई, तो ये उसने अपना टैक्स को इवेड किया। मिस्टर सी अर्नड अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 10 मिलियन, हाउएवर ही केप्ट इन कैश इन हिज लॉकर एंड हिड इट फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। ही पेड ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस कैश। तो ये भी एक तरह का टैक्स इवेजन आ गई। टैक्स मेजरमेंट क्या लिखे उसने, पहले का कैश इनफ्लो आउटफ्लो शैल बी मेड थ्रू डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के थ्रू इनफ्लो आउटफ्लो करना चाहिए ताकि टैक्स इवेजन को खत्म किया जाए। ओनली दोज एक्सपेंसेस शैल बी एडमिसिबल विच आर पेड थ्रू बैंकिंग चैनल, कैश एक्सपेंसेस शैल नॉट बी एडमिसिबल। तो ये इसके मेजर्स हैं। तो आप ये देखें कि वो इस लेवल का आपसे नॉलेज चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोशिश करनी है आपने कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसके जो पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं आपने उसको वहाँ से याद करना है, ताकि हमें आइडिया हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है और हम उसको उस तरह से जवाब भी दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आज इसके 1-2 टॉपिक्स और करते हैं ताकि हमारा ये जो है ये ख़त्म होने की तरफ जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। कौन सा थोड़े चैप्टर हैं? चैप्टर जो था ये तो टैक्स एथिक्स कहलाता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने जो ये बात पढ़ ली थी, चैप्टर पढ़ लिया था, पेज नंबर 5 तक पढ़ा था। उसके नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी पढ़ लिया था। नीचे हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज है इन पाकिस्तान, इसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। ये बस एवी इसने बताया हुआ है कि टैक्स शुरू कैसे हुआ था और कहाँ तक गया था। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। आई कैप का पता कुछ नहीं है, अभी हल्का फुल्का पूछ ले इसमें से। पावर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता कौन है? एफबीआर बोर्ड हो गया, ठीक है, जो कि टैक्स को एडमिनिस्टर करते हैं। हमेशा याद रखिएगा ये टैक्स बनाते नहीं है, लॉज नहीं बनाते। जो लॉ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टैक्स लेजिस्लेटर्स। और वो कौन है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर बजट पास होना है। अभी जिस तरह 12 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, ये जो होते हैं ये उसको एडमिनिस्टर करते हैं। जिस तरह बोर्ड है आपका, वो उसको एडमिनिस्टर करता है। इसकी पावर्स क्या है? देयर आर नंबर ऑफ ओकेजन्स वेयर बाय दे पोजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। असेस टैक्स की असेसमेंट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी सीज कर देना। अगर कोई बंदा टैक्स नहीं दे रहा उसको नोटिस देते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं। कुछ केसेस के अंदर तो नोटिस दिए बगैर भी उसकी प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं। ठीक है, एटीएम कार्ड्स भी बंद कर देते हैं। सिम कार्ड, हाँ आजकल वैसे सिम कार्ड का भी स्टार्ट हुआ। अटैच बैंक अकाउंट्स। अटैच बैंक अकाउंट से क्या मतलब होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है कुछ अर्सा पहले तक अपना था, लेकिन अब किसका हो गया? एफबीआर वालों का। अटैच बैंक अकाउंट्स, उन्हें पता चल जाता है कि भाई फलाना बंदा जो है वो टैक्स नहीं दे रहा, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस वगैरह करके उसे नोटिस देंगे। अगर वो नहीं देगा तो उसके बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं, वो जाके अपने पैसे अंदर से विड्रॉ नहीं कर सकता। या तो जाके केस लड़ो, केस लड़ के अपने पैसे निकलवाओ और जीतो, या फिर टैक्स दो और फिर अपने पैसे वापस ले लो। तो इसे कहते हैं बैंक अकाउंट्स को अटैच कर देना। कमेंस लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द टैक्स पेयर, क्रिमिनल या सिविल दोनों। टैक्स पेयर के खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर देना इन केस जब वो टैक्स नहीं दे रहा। ये इसकी पावर्स है।
pillars of tax administration in order to safeguard the interest of the taxpayer and avoid abuse of the powers of the tax. Abuse of the power से क्या मतलब है? Misuse, अपनी powers का misuse कर लेना. Following 4 pillars of the tax administrators are defined. ठीक है, ताकि कोई अपनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, जो कि वो हमेशा करते हैं. ठीक है, तो ये 4 पिलर्स उसने बताया. फेयरनेस, स्ट्राइव टू बी इम्पार्शियल, फेयर, न्यूट्रल, कंसिस्टेंट इन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ विदाउट रिगार्ड टू रेस, सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. किसी के ज़ात पात के फ़र्क के अलावा, गोरा काला फ़र्क के अलावा, हर चीज़ साइड पे रखे, अमीर गरीब की फ़र्क के अलावा फेयरली उस बंदे को डील करना चाहिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि ऐसा है नहीं. ट्रांसपेरेंसी, ऑल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड मस्ट बी सीन एज ए ट्रांसपेरेंट. सारी की सारी प्रोसीडिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. equity demand that tax administration should not achieve their objectives in an irrational manner. ऐसा ना करे कि जी उनका ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने 10 लाख का टैक्स कलेक्ट करना है, जिस तरह वार्डन्स वालों के बारे में मशहूर था कि इनको अब आगे से इन्होंने ऑब्जेक्टिव देने शुरू कर दिए KPI कि आपने महीने के अंदर 5 लाख का टैक्स कलेक्ट करना है. तो फिर जो बंदा आता जाता गुजरता था उसे रोया, हाँ भी कॉपी दिखा, ये दिखा, फलाना दिखा. ठीक है, बिला वजह ही रोकी जाते होते थे. ठीक है, वैसे हम भी नहीं फॉलो करते खैर से, लेकिन वो भी फिर ऐ बिला तूने ये इशारा तोड़ दिया, तूने ये कर दिया, तो बिला वजह रोके. वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आप लोगों को तंग करें. ठीक है, फेयरनेस के साथ, एक्विटी के साथ आपने इस चीज़ को डील करना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स विच शुड कर्ब करप्शन, नेपोटिज्म एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पता चला कि इस एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई गलत काम किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को तरक्की मिल जाती है ना. नॉर्मली ये कहते हैं कि उसकी करप्शन अगर साबित हो जाए तो उसकी क्या हो जानी चाहिए. चाइना में करप्शन की सजा क्या है? मौत. सजा मौत है ना, तौन उतार दो पकड़ के. सही है, नहीं वैसे वो वहाँ पे उतारते हैं सऊदीया में, वो तो गोली शोली मारते हैं. ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी का एक प्रिंसिपल होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है. थ्रेट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द 4 पिलर्स, सम ऑफ द एथिकल इश्यूज. फोकस करें भाई, फोकस. ये जब उसने पूछा ना एग्जामिनर ने, तो आपने कहना पता नहीं ये कहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है, और यकीन माने ये जो इतनी दफ़ा पूछ चुका है, जो मैंने पढ़ा है. पावर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी पास पेपर में पूछ चुका है, पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी पास पेपर में पूछ चुका है, और ये जो थ्रेट्स रिगार्डिंग पढ़ने लगे ये भी पास पेपर में 4-4 नंबर के पूछ चुका है. ये चैप्टर 1 तो आपका ऐसा है कि जैसे वो पिछले 5 साल के पास पेपर उठाएंगे सारा ही पूछ चुका है. फेवरेट है उसका. 4-5-6 नंबर, 4-5-6 नंबर, एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में पूछ ही लेता है. सही है, चलें आप सिलेक्टिव स्टडी कर जाए, फिर बाहर आके ये नहीं कहना यार शिट 2 नंबर पढ़ लेता वहां से है. मैं पहला मेरा यहाँ पे सेशन था, तो वो एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई. मैं कहा वैसे स्टूडेंट से मैं पूछा था, कहता सर मेरा 48 मार्क्स में पेपर रह गया. तो मैं कहा यार 48 पे रह गया, अगर आप सोचें तो पेपर नहीं रह गया, 6 महीने ज़ाया हो गए. ठीक है, 6 महीने की मेहनत ज़ाया हो गई, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2 मार्क्स. मैं कहा वजह? कहता सर सिलेक्टिव स्टडी. मैं कहा यार ये तो तुमने थेरी शेरी करनी थी तो तुम्हारा 2 नंबर आ जाने थे. कहता थेरी पढ़ के ही नहीं गए. कहता थेरी पढ़ के ही नहीं गए. तो मैंने उसकी अटेम्प्ट निकाल के उसे दिखाया तो 25 नंबर की थेरी आई हुई थी, जिसमें से पहली ये आसान 4-5 नंबर पूछे हुए थे. सही है, तो सिलेक्टिव स्टडी तो सोचे ही ना. आई कैप पसंद ही नहीं करता कि स्टूडेंट अब सिलेक्टिव स्टडी पे जाए. हाँ, आपने मेहनत किस पोर्शन पे कितनी करनी है ये आपके ज़हन में होना चाहिए. ऐसा ना हो कि अब आप इस पहले चैप्टर के ऊपर ही सारा टाइम लगा दें कि जी 10 नंबर आने हैं, रोज़ रात को जाके इसे पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं, इसको इसका इक्विवेलेंट वेटेज दें, बस छोड़ के नहीं जाना कुछ. थ्रेट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द 4 पिलर्स, सम ऑफ द एथिकल इश्यूज फेसिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आर. एथिकल इश्यूज जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर फेस करते हैं वो क्या हैं? ये एथिकल इश्यूज को अंडरलाइन करें.
क्योंकि वो कई दफ़ा आपसे पूछेगा कि कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर फेस करता है, उसमें फिर आपको ये वाले बताने हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, पैसे नहीं लेता, लेकिन हर महीने फ्रूट उसके घर आ जाता है, ठीक है, गाड़ी आ जाती है तोहफे के तौर पे साल में एक दफ़ा, पैसे नहीं लेता, ठीक है, नया फ़ोन आएगा तो उसको मिल जाएगा, आईफोन मिल जाएगा, ठीक है। तो गिफ्ट्स की एक्सेप्टेंस कर लेना भी एक तरह से अनएथिकल हरकत है, क्योंकि जो बंदा अपनी जॉब के ऊपर बैठा है उसका गलत इस्तेमाल करके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कैश नहीं ले रहा, तो वो एक ही उसके ज़ुमरे के अंदर आता है कि ये करप्शन कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ा एथिकल इशू है और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। हमारे एक वजीर थे, उनको वजीर लगा दिया रेलवे का पास्ट के अंदर, ठीक है, रेलवे का वजीर लगा दिया और उनका अपना बस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ गया? जितनी आपकी रेलवे डैमेज होगी उतना किसको तरक्की मिलेगी? बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो कैसे कोई किस तरह से इस तरह की हरकत करेगा कि अपने बिजनेस के वो ग्रूम ना करें? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कारोबार आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना जाती है, आप उसी को मिनिस्टर बन जाए तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ साइन कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं अपना बेनिफिशियल निकालेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये यहाँ पे नहीं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का मसला नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े मैनेजर्स और हाई लेवल के लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ और द इनकंसिस्टेंसी इन एम्प्लॉइंग द लॉ, सिलेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं, कोई क्लॉज खाली अप्लाई, कोई क्लॉज नहीं की और इनकंसिस्टेंट है, ये भी गलत बात है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आप सब जानते ही होंगे कि नून की हुकूमत में फलाने ने ऊपर आना है और इमरान खान की हुकूमत में फलाने ने ऊपर आना है, ठीक है, नाम नहीं मैं ले सकता, डाला आ सकता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी को ब्रेच करना, डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी करना, करप्शन करना, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। लैक ऑफ ऑटोनॉमी क्या होता है? जिस पर्सन में लैक ऑफ ऑटोनॉमी हो उसे कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, यू आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया या लैक ऑफ ऑटोनॉमी हो गया, ये समहाउ सेम चीजें ही हैं। In order to avoid pitfalls of the abusive use of discretion, 7 principles for structuring discretion are defined, which are as under। ये जो ऊपर उसने abusive use बताए हैं, ये pitfalls बताए हैं, उनसे बचने के लिए ये नीचे 7 प्रिंसिपल बताए हुए हैं, ठीक है। एक ICAP का क्वेश्चन आया है, उसके अंदर उसने ये दोनों चीजें इकट्ठी पूछ ली हैं कि वो उसका एथिकली अनएथिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें उसने इकट्ठी पूछ ली हैं। ओपन प्लान्स होने चाहिए, पॉलिसी स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, रूल्स क्लियर होने चाहिए, फाइंडिंग्स जो हैं वो ओपनली पता हो कि भाई ये फाइंडिंग्स हैं। जिस तरह अब आजकल ये कॉन्सेप्ट आ गया ना कि जो जजेस फैसले करते हैं वो कहते हैं जी हम टीवी पे बैठ के करेंगे, ओपन जजेस नहीं, सॉरी, ओपन केसेस, ठीक है। तो ओपन बेंच बिठा देते हैं ना, सही, तो ओपन रीजंस, ओपन प्रेसिडेंट्स एंड फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर्स, ठीक है। ये सारी 7 बातें वो हैं जिनकी वजह से आप ये ऊपर दी गई अब्यूसिव्स हैं उनसे बच सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टैक्स इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटीज, जो टैक्स इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटीज हैं उनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एफबीआर के जो लोग हैं, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी अपनी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। जिसने लॉ को इंप्लीमेंट करना है उसकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओबे ऑल लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड ग्रांट नो एक्सेप्शन, भाई वो खुद भी तो लॉ को फॉलो करे ना, ठीक है, सबसे बड़ी उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी डेडिकेटेड टू द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, अपनी ईमानदारी के वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसे होना चाहिए। स्ट्राइव टू बी इम्पार्शियल, फेयर, न्यूट्रल एंड कंसिस्टेंट इन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ विदाउट रिगार्ड टू रेस,
ये ऊपर वाली बात ही एक तरह से दोबारा आई है कि इम्पार्शियल और फेयर और न्यूट्रल होना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल स्टेक होल्डर्स इन एन एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशंस। Refrain from actively participating in partisan political activities. Partisan political activities क्या है कि आपकी एक्टिविटी यानी कि आप खुद जो है आपका रुझान किसी और पार्टी की तरफ, किसी एक पार्टी की तरफ ना हो, किसी सियासी पार्टी की तरफ ना हो, ठीक है। इससे आपको खुद से बचना चाहिए। Accurately record proceedings and maintaining taxpayer information in strictest confidence and highest level of security. ऐसा ना हो कि मिस्टर ए है, उसका टैक्स की डिटेल्स मिस्टर बी को पता हो, या ABC कंपनी है उसकी डिटेल्स XYZ कंपनी को भी शेयर करते रहे, ये भी गलत बात है। रिफ्रेन फ्रॉम सॉलिसिटिंग गिफ्ट्स फॉर एक्शंस एंड नॉन एक्शन। काम करने का या ना करने का कोई तोहफा नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो लोग कह सकते हैं कि भाई जी हमने यहाँ पे दंगा फसाद करना है, आपने बस एक काम करना है, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने एक काम करना है कि आपने कुछ नहीं करना। आपने जब काम करना है तो तब करना है जब हमने वो काम कर लिया हो, ठीक है। तो रिफ्रेन करना, कोई एक्शन ना लेना, और उसके लिए कहना ठीक है हम नहीं आएंगे लेकिन कोई चीज़ मेरे घर पहुंचा दें, कोई गिफ्ट मुझे दे दें, आमों का सीज़न आ रहा है आमों की पेटियां दे दें, ठीक है। तो इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह लेने चाहिए। मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू कलेक्ट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। आपने जो टैक्स को कलेक्ट करना है वो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर करना है। ऐसा ना हो 10 बंदे 10 गाड़ियाँ लेके जा रहे हों। To respond to valid taxpayer refund claims with the same diligence as employed in the collection of taxes. Taxpayers के जो claims हैं उनका रिस्पॉन्ड देना चाहिए, उन्हें वापस करने चाहिए। Educate taxpayers on their rights and responsibility, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टैक्सपेयर को अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही नहीं पता। तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताए। मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग टैक्स प्रैक्टिशनर्स। अब ये बात कर रहे हैं हम, यार ये छोटी छोटी बातें, इसके लिए क्या दोबारा पढ़ेंगे? अगला सैटरडे आप लोगों का वैसे ही ऑफ हो जाना है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ उसके भी 2 घंटे आज पढ़ लेते हैं। और ये बड़ा मजे का है, ये वाला पेज बहुत मजे का है। ये पढ़ के आप लोगों ने कहना क्या जबरदस्त बात है। मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल गवर्निंग टैक्स प्रैक्टिशनर। अच्छा बात सुने, इससे पहले बात कर रहे थे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की, अब किसकी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिशनर्स की। टैक्स प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? टैक्स को प्रैक्टिस, जो टैक्स को प्रैक्टिस करते हैं लोग, ठीक है। टैक्स, देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर द टैक्स प्रैक्टिशनर्स। जो हमारे ये आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो टैक्स को प्रैक्टिस करते हैं। दीज आर सेट आउट। अच्छा, अब इनके मॉरलिटी और एथिक प्रिंसिपल्स क्या है? इंटेग्रिटी। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। उसको अपनी ऑनेस्टी होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इंटेग्रिटी implies not just honest but also fair dealing and truthfulness, ठीक है। सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलेगा बल्कि अपने काम को भी एक अच्छे लेवल पे, फेयर लेवल पे करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। कई जगहों पे ना टैक्स प्रैक्टिशनर की जजमेंट फॉल करती है। हमारा जो टैक्स है ना, जो हमारा टैक्स का लॉ है, ये कई जगहों पे जाके जजमेंट बेस बन जाता है। आपने कई दफ़ा सोचा होगा ये जो जजेस बैठ के फैसला सुनाते हैं उसमें क्यों 5 रुकनी बेंच बनाते हैं और फैसला आता है 3 ने 1 किया, 2 ने 1 किया, ठीक है। बहुत ही कम चांस होगा जहां पे 5 की एक ही सोच होगी, 5 की एक ही सोच। क्यों? क्योंकि लॉ तो डिफाइन है बट एट एनी सर्टन लेवल जाके देयर कम्स जजमेंट। जजमेंट की बेस के ऊपर फिर आप अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये वो बात कर रहा है कि जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उसको अपनी जजमेंट में फेयर होना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज दिस,
ऐसा ना हो कि वो किसी और पार्टी की तरफ या किसी और इंडिविजुअल की तरफ बाइस होकर अपनी जजमेंट दे। सही है, तो ये कभी आप नोट करिएगा कि बेंचेस के फैसलों में हमेशा यही होता है, ऑब्वियसली ऐसे ही चलना है। देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि सब ने एक ही तरह का फैसला दिया हो। ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, ऑब्वियसली जो टैक्स प्रैक्टिशनर है, लॉयर है, लॉयर को अगर खुद से टैक्स का नहीं पता तो वो आगे से क्या प्रोफेशनलिज्म शो करेगा। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि अपने स्किल सेट को और अपनी जो एजुकेशन है उसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करें। कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा से एक मेजर कंसर्न रहा है कि जो टैक्स प्रैक्टिशनर है इसके पास हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो ऐसा ना हो कि वो फलाने को बताता हो कि यार उसके तो इतने एसेट्स हैं, ठीक है, और उसने इतना टैक्स दिया है, या इतनी टैक्स चोरी कर रहा है, या इतना टैक्स अवॉइड कर रहा है, इवेजन नहीं अवॉइड कर रहा है। तो इस तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर्स को उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन विच डिसक्रेडिट्स द प्रोफेशन। ऐसा ना हो कि लोग आपको कहें यार तुम तो अपने प्रोफेशन के नाम पे दबाओ, कहते हैं ना कि यार तुम तो अपने प्रोफेशन के नाम पे दबाओ, या ये भी कहते हैं कि यार आप जैसे लोगों की वजह से ये प्रोफेशन अभी तक इज्जत वाला है, ये भी कहते हैं ना, ऐसी स्टेटमेंट्स आपको मिलती हैं। तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर की ही बात है कि आपका जो बिहेवियर है ऐसा ना हो कि वो आपके प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करे। यानी कि आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मार्केट में आए तो आपको देख के लोग कहें हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ठीक है, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लायंस, यार ये तीन चीजें ये बड़ी मजे की हैं और ये इतनी इंटरेस्टिंग है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। हाँ, ये बहुत अच्छी है। ये रह गए हैं 3 मिनट, ये एक मिनट में तीनों बातें बतानी है मैंने। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे भी मैं 5 मिनट लेट आया हूँ तो ये पूरा कर लूंगा मैं। There are 3 approaches to ethics for tax compliance। अच्छा, टैक्स की कंप्लायंस किसने करनी है? ये चले, ये नहीं पढ़ते, ठीक है, वैसे जनरल बात कर लेते हैं। टैक्स नहीं पढ़ रहे यार, मैं नहीं पढ़ा रहा, वो वैसे जनरल बात कर रहे हैं। टैक्स की जो कंप्लायंस है, ठीक है, ये किसने करनी है? टैक्स की कंप्लायंस कौन करता है? मेरे आप जैसे लोग ही करते हैं ना। ठीक है, हम ही ने टैक्स कंप्लाई करना है ना। ठीक है, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो उसका रूल्स को एडमिनिस्टर करवाते हैं, लेजिस्लेटर जो होते हैं टैक्स बनाते हैं, एंड पे रह किसके जाता है? मेरे आप जैसे लोगों के लिए जो है इसकी कंप्लायंस रहती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो टैक्स की कंप्लायंस है ना, उसको करने के लिए 3 तरह की आइडियोलॉजी की डिस्कशन की है, 3 तरह के नजरिए, 3 तरह के जाविये। एक जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म कहलाता है, जो पहला यहाँ पे लिखा है। चलो यहाँ नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या कहलाता है? यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, एक अप्रोच डिओन्टोलॉजी कहलाता है। मैं उधर से तो पढ़ाई नहीं रहा। एक वर्च्यू एथिक्स कहलाता है। ठीक है,